नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। कैबिनेट के फैसले में खरीफ की मुख्य फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। प्रमुख खरीफ की फसलों की एमएसपी में 9% तक की बढ़ोतरी हुई है। एमएसपी में सबसे अधिक बढ़ोतरी 10% मूंग की कीमत में हुई है। 803 रुपए प्रति क्विंटल ये बढ़कर 8,558 रुपए हो गई है, जबकि धान सहित प्रमुख खरीफ की फसलों में एमएसपी में 9% तक की बढ़ोतरी हुई है। 2023-2024 के लिए तुअर के एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उड़द की एमएसपी को 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 6,950 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मक्के की एमएसपी को 128 रुपए प्रति क्विंटल और धान की एमएसपी में 143 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। धान की एमएसपी अब 2,183 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मोदी सरकार का ध्यान इस बात पर विशेष तौर पर रहा है कि महंगाई की दर नीचे रहे, और यही वजह है कि दुनिया का अधिकतर देशों के मुकाबले भारत में महंगाई दर काफी कम है। मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में लागत को कम करने के साथ साथ उपज का 150% किसानों को मिले, इस दिशा में सरकार काम कर रही है, जिसके चलते बीते वर्षों में प्रमुख फसलों की एमएसपी में काफी इजाफा हुआ है। किसानों की आय सुनिश्चित करने के साथ ही साथ पीडीएस के लिए भी अनाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्यान्न की रिकॉर्ड खरीद की जा रही है, जिससे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में कनेक्टिविटी के लिए बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने हरियाणा के गुरुग्राम में हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए मेट्रो लाइन के विस्तार को मंजूरी दी है। गुरुग्राम में हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.50 किलोमीटर के इस मेट्रो रेल लाइन के लिए 5,452 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेट्रो रेल लाइन को 4 वर्ष में पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे यहां के रहने वालों को सहूलियत हो। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसरों और निवेश के नए अवसरों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के लिए 89,047 करोड़ रुपए की पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज का इस्तेमाल 4G और 5G सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। सरकार ने पहले बीएसएनएल को 2 और पैकेज दिए हैं। बीएसएनएल की वित्तीय हालत में सुधार देखने को मिला है। साथ ही बीएसएनएल 4G सेवा के लिए भी तेजी से विस्तार कर रहा है। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर तमाम केंद्रीय मंत्री अपने मंत्रालयों की उपलब्धि को जनता के सामने रख रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की व्यवस्था और शासन में लोगों के विश्वास को मजबूत किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोगों का विश्वास टूटने लगा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे और मजबूती दी गई। उन्होंने कहा कि 9 साल के शासन के दौरान देश में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2014 से पहले देश में हुए भ्रष्टाचार के कारण विकास की गति बाधित हुई। उन्होंने कहा कि 2014 से देश हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में मंत्रालय में कई बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलाव की वजह से देश आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना टिफिन लेकर नोएडा के सेक्टर 51 स्थित एलपीएस स्कूल पहुंचे। वहां उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यकर्ता समागम की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, मौजूदा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, उनके साथ सहभोज किया और लोकसभा चुनाव के मिशन 80 पर भी चर्चा की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अनुमान है कि अगले 4 से 5 वर्षों में 1200 विमानों के ऑर्डर भारत की कंपनियां देंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना यानी उड़ान योजना के तहत अब तक 74 एयरपोर्ट बने हैं। इस योजना के तहत 1 करोड़ 16 लाख यात्रियों ने यात्रा की है। भारत में अमेरिकी मिशन द्वारा 7वां वार्षिक छात्र वीजा दिवस के मौके पर अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने दिल्ली में छात्रों से मुलाकात की। 2022 में पूरी दुनिया में जितने अमेरिकी छात्र वीजा जारी हुए हैं, उनमें से हर 5 में से 1 वीजा भारत को जारी हुआ है।
नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-173 के इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण मंगलवार को रूस के मैडागन एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में उतरना पड़ा। यात्रियों को सुरक्षित ले जाने के लिए AI-195 ने मुंबई से रशिया के लिए उड़ान भरी है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अपनी 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शेख हसीना ने बांग्लादेश और भारत के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग और बढ़ाने का आह्वान किया। विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए MAHIR यानी मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च लॉन्च किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री RK सिंह के मुताबिक MAHIR माहिर मेक इन इंडिया, स्टार्टअप और नेट जीरो जैसे मिशन को लेकर साकार करने के उत्प्रेरक कारक के रूप में काम करेगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के तरीकों में मैनुअल सहित राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 जारी किए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि सरकार 100 फूड स्ट्रीट बनाएगी। इसके साथ ही बदलते दौर में खान पान पर विशेष ध्यान देने की भी बात कही। हज के लिए हज यात्री श्रीनगर से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। हज यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम किया गया है। शानदार इंतजाम की तारीफ करते हुए एक हज यात्री ने कहा कि हम अल्लाह से दुनिया और लोगों की शांति और तरक्की की दुआ मांगेंगे। कोरोमंडल ट्रेन हादसे के बाद पहली बार कोरोमंडल एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के शालीमार स्टेशन से रवाना हुई। ये ट्रेन शालीमार से चेन्नई जाती है। गोवा में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। पहला सत्र 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने के एजेंडे पर संपन्न हुआ। G20 के प्रतिनिधियों ने संतोष व्यक्त किया कि चर्चा सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऋण कमजोरियों के लिए लिए गए निर्णयों पर समय पर कार्रवाई की आवश्यकता है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के घर पहलवानों की बैठक समाप्त हुई। इस बैठक में पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक शामिल रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि 15 जून तक आरोपों की जांच पूरी कर पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। खिलाड़ी 15 जून तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव करा लिया जाएगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पहलवानों से सभी विषयों पर गंभीरता से बातचीत की है। बातचीत बेहद सार्थक और सकारात्मक रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के सालगिरह के दिन व्हाट्सएप स्टेटस पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा औरंगजेब का तस्वीर लगाकर उसका महिमा मंडन किए जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई। कुछ संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले दागने पड़े। स्थिति को देखते हुए कोल्हापुर पुलिस ने कल सुबह तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला किया है। कोल्हापुर की घटना पर महाराष्ट्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर मामले में नागपुर में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सूरजमुखी के बीज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कुरुक्षेत्र में डीएसपी रणधीर सिंह और एसडीएम कपिल कुमार ने किसानों से इस मामले पर बातचीत की। किसानों के प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य न सिर्फ स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय हो बल्कि इसकी खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए। हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकार हरियाणा और उत्तर भारत में तुरंत एमएसपी पर सूरजमुखी की फसल की खरीद करे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कुछ जगह धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं होने देंगे। दमोह में घटना की रिपोर्ट आई है। हम मामले में एफआईआर दर्ज करके कठोर कार्रवाई करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस के भाजपा के साथ जाने के सवाल पर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कई दशकों से हमारी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। अब भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला बेंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा के आवास पर उन्होंने मुलाकात की।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ आज नवी मुंबई में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भूमि पूजन किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात को राज्य की सियासत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान के फतेहपुर में एक ट्रक और कार के टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा सालासर फतेहपुर मार्ग पर हुआ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी में एक नाव के पलट जाने से 3 लोग लापता हैं। नाव पर करीब 12 लोग सवार थे। 9 लोगों को बचा लिया गया। लापता लोगों के खोज के लिए गोताखोरों को लगाया गया है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे कई जगहों पर पशु भी बेहद परेशान दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मैत्री बाग चिड़ियाघर में प्रशासन द्वारा वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मुंगावली गांव में खेत में खेलते समय बोरवेल में 2.5 साल की बच्ची गिर गई। बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने कड़ी कार्रवाई करना शुरू किया है। सीबीआई ने इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल के 20 स्थानों पर तलाशी ली है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार। सीबीआई द्वारा विभिन्न नगर निगमों के कार्यालयों और प्राथमिकी में सूचीबद्ध आरोपियों के परिसरों में तलाशी ली गई। सीबीआई ने नगर पालिकाओं के साथ साथ ममता बनर्जी के करीबी मंत्री फिरहाद हकीम के नगर विकास विभाग में भी छापेमारी की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कोर्ट परिसर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने कचहरी में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। गोलीकांड में 2 सिपाही सहित एक बच्ची भी घायल हो गई। गोलीकांड को अंजाम देने वाले एक आरोपी को कोर्ट परिसर में ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केरल में सीपीएम के छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक नेता को परीक्षा में शामिल नहीं होने देने के बावजूद कोच्चि के एक सरकारी कॉलेज द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने कॉलेज की वेबसाइट पर प्रकाशित परिणाम वापस ले लिया। दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 9 जून को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन सर्विसेज पर पाबंदी लगाने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। हाई कोर्ट ने इस पर सरकार की पॉलिसी आने तक राजधानी में बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी। बुधवार को कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 350 अंक चढ़कर 63,143 पर बंद हुआ। निफ्टी 127 अंक चढ़कर 18,726 पर बंद हुआ। जिन शेयरों में ज्यादा तेजी रही उनमें ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, बीपीसीएल, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी लाइफ के शेयर शामिल रहे। शेयर बाजार में जोरदार तेजी के साथ निवेशक मालामाल हुए। एक दिन में निवेशकों के 2.47 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बढ़ी। दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने आज एक्सटेंडेड वारंटी प्लस प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें ग्राहक को 10 वर्ष का एक्सीडेंट वारंटी लाभ शामिल है। प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन भारतीय यूजर्स के लिए अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फीचर पेश किया है। क्रिप्टो एक्सचेंज पर मुकदमा करने के एक दिन बाद यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बुधवार को कॉइनबेस,
पर अपने क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक अपंजीकृत राष्ट्रीय प्रतिभूति विनिमय ब्रोकर और क्लियरिंग एजेंसी के रूप में संचालित करने का आरोप लगाया। बाजार में तेजी का रुख देखा गया। ब्रोकरेज फर्मों के पास नए डीमैट खातों में मजबूती आई। मई में 21 लाख नए डीमैट खाते 2 डिपॉजिटरीज CDSL और NSDL के पास खुले। भारत में मानसून के आने का इंतजार खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अगले 48 घंटे में केरल में दस्तक दे सकता है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता है। दिल्ली में अगले 2 दिन में तापमान में वृद्धि की आशंका है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय सूरीनाम यात्रा के बाद अब सर्बिया पहुंच गई हैं। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली सर्बिया यात्रा है। हवाई अड्डे पर सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने राष्ट्रपति की अगवानी की। सर्बिया के श्रम, रोजगार और सामाजिक नीति मंत्री निकोल सेलाकोविक ने राष्ट्रपति की पहली यात्रा पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना पर आधारित रिश्तों की आधारशिला और मजबूत होगी। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड के मेयर अलेक्जेंडर सेपिक ने राष्ट्रपति के बेलग्रेड पहुंचने पर शहर के लोगों की तरफ से खुशी और आभार प्रकट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंचने के बाद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यूक्रेन रूस के बीच करीब 15 महीने से युद्ध जारी है। इस दौरान नीपर नदी पर बने कखोवका बांध के ध्वस्त होने से यूक्रेन की तरफ से स्थित गांवों में 17,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बांध टूटने के बाद करीब 24 गांवों में बाढ़ आ गई। बाढ़ से प्रभावित लगभग 80 समुदायों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए बसों, ट्रेनों और निजी वाहनों का इस्तेमाल किया गया। नदी पर स्थित काजकोवा डिब्रोवा चिड़ियाघर पूरी तरह बाढ़ में डूब गया है और तकरीबन 300 से अधिक जानवर मर गए हैं। कखोवका बांध में विस्फोट के लिए यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस पर यूक्रेनी सरजमीन पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है। वहीं रूस ने बांध के ध्वस्त होने का आरोप यूक्रेनी सेना पर मढ़ा है। रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेनी सेना द्वारा बिजली घर पर किए गए हमले में उसके वाल्व क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद जलाशय का पानी बेकाबू होकर नीचे की ओर बहने लगा। कखोवका बांध के तबाह होने से नहर सिस्टम पर बेहद बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से क्रीमिया सहित दक्षिणी यूक्रेन के अधिकांश हिस्से में पानी के पीने के पानी की समस्या हो गई है। कई पश्चिमी देशों ने बांध के ध्वस्त होने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। जर्मनी के मुताबिक बांध पर हमला किया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हिंसा बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं से जुड़े ढांचे को निशाना बनाने की रणनीति कायम है। पूर्वी यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी सेना और यूक्रेनी सेना के बीच जोरदार संघर्ष जारी है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने बखमुत के आसपास के इलाकों में अपनी सेना के बढ़त का दावा किया है। भीषण युद्ध के बीच हथियारों की कमी को दूर करने के लिए रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने हथियार निर्माताओं से मिसाइल उत्पादन में तेजी लाने को कहा है। पश्चिमी देशों के साथ गंभीर तनाव के बीच रूस ने प्रशांत महासागर और बाल्टिक सागर दोनों जगहों पर एक साथ युद्धाभ्यास शुरू किया है। पुतिन ने कहा कि यह युद्धाभ्यास ऐसे समय में शुरू किया गया है जब नाटो ने बाल्टिक सागर में अपना वार्षिक नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। रूस ने बाल्टिक में अपने 40 युद्धपोतों, 3,500 सैनिक और 25 फाइटर जेट के साथ हेलीकॉप्टरों को भी नौसैनिक अभ्यास में शामिल किया है। स्वीडन भी इसी सागर से सटा है, जो नाटो देशों में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठा है। नाटो ने भी अपने 50 युद्धपोत, 6,000 जवान और 45 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को अभ्यास में शामिल किया है। पहली बार फिनलैंड भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। नॉर्वेजियन सेना के बयान के मुताबिक 14 देशों के सैनिक और लगभग 150 विमान आर्कटिक चैलेंज 23 अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। कोसोवो के राष्ट्रपति वोजोसा उस्मानी ने कहा कि यदि 20% मतदाता उनकी याचिका पर हस्ताक्षर कर सकते हैं तो कोसोवो सर्ब बहुसंख्यक नगरपालिकाओं में फिर से चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करने का एकमात्र तरीका यही है जिससे सर्बों की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। कोसोवो में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि अगर कोसोवो EU और नाटो के करीब होना चाहता है तो उसे देश के उत्तर में रहने वाले सर्ब बहुसंख्यक नगरपालिकाओं को अधिक स्वायत्तता देनी होगी। दरअसल सर्ब बहुल इलाकों में अल्बानियाई मूल के महापौर के चुने जाने के बाद से कोसोवो में हिंसा भड़क उठी।
अमेरिका के वर्जीनिया स्थित एक हाई स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों पुरुष थे। इनमें से एक की उम्र 18 साल और दूसरे की उम्र 36 साल है। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध शख्स की उम्र 19 साल है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से कई हैंडगन बरामद किए हैं। पोप फ्रांसिस आंतों के इलाज के लिए बुधवार को अस्पताल में भर्ती हुए। 2 साल पहले भी पोप की बड़ी सर्जरी हुई थी, आंतों में तकलीफ हुई थी। 86 वर्षीय वेटिकन पोप फ्रांसिस ऑपरेशन के लिए रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती हुए। ब्रिटिश समाचार पत्र डेली मिरर पर लगे आरोपों के मामले में गवाही देने प्रिंस हैरी लंदन हाईकोर्ट के लगातार दूसरे दिन पेश हुए। डेली मिरर के पत्रकारों पर आरोप है कि वो फोन हैकिंग सहित कई गैर कानूनी काम में लिप्त हैं। फ्रांस ने पेरिस की सीन नदी के प्रदूषण हटाने की नई मुहिम चलाई, जिसमें नदी के पानी को तैराकी के लायक बनाया जा सके। 1900 से पहले पेरिस का पहला ओलंपिक खेल होने में यहाँ पानी से जुड़ी स्पर्धाएं हुई थी और अब 2024 में कि ओलंपिक में नदी के पानी को साफ कर इस तरह के आयोजन की पुनरावृत्ति की कोशिश की जा रही है। 2024 में इस नदी को तैराकी के मैराथन मुकाबले और ओलंपिक मुकाबले के ट्रायल आयोजित करने की योजना है। ऐसे में नदी के पानी से प्रदूषण हटाकर उसे तैराकी के लायक बनाना जरूरी है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआती झटकों के बाद संभला ऑस्ट्रेलिया। अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। पूजा ने 1.82 मीटर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। महिलाओं के 3000 मीटर रेस में भारत की बुशरा खान गौरी ने भी रजत पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने 9 मिनट 41.45 सेकंड में ये दूरी तय की। महिलाओं की 4 गुणा 100 मीटर रिले रेस में भारत को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। भारत की अभिन्या, अक्षरा, तमन्ना, नैना ने 45.6 सेकंड में रेस को पूरा कर तीसरा स्थान हासिल किया। सुनील कुमार ने इतिहास रचते हुए पुरुषों के डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। सुनील ने 7003 अंक के साथ ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हरियाणा के सोनीपत में इन दिनों कुश्ती के ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। अंडर 15 और अंडर 20 की श्रेणी में हो रहे ये ट्रायल जॉर्डन में होने वाले एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए हो रहे हैं। फ्रांस और रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर करीम बेंजेमा आने वाले समय में सऊदी प्रो लीग अल इत्तिहाद के साथ खेलते दिखाई देंगे। पूर्व विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 23वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाया है। जोकोविच ने रूस के कारिन खचानोव को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ब्राजील की बी हदाद माया ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ओन्स जेब्योर को मात दी। इगा श्वांतेक ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। श्वांतेक ने 6-4, 6-2 से मात दी। नेटफ्लिक्स की रियलिटी सीरीज ब्लिंग एम्पायर से मशहूर एना शे का निधन हो गया। वे 62 साल की थी। स्ट्रोक पड़ने से उनकी मौत हुई। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।